नाउ आई एम ऑडिबल? अब बताओ, अब आ रही है आवाज? अभी आ रही है आवाज? चलो, तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ऐसे क्वेश्चन एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, या कोई भी एग्जाम हो, किसी भी सेक्टर का, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एसएससी के प्रीवियस पैटर्न के अकॉर्डिंगली ही करंट अफेयर के ये क्वेश्चन यहाँ पे चूज किए गए हैं। तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दो एंड लाइक कर दो और जल्दी से जल्दी आ जाओ, फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की तरफ। तो ये आने वाला आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, ये रहा हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत ने उत्तर कोरिया को, नॉर्थ कोरिया को कुछ पैसा दिया है, ठीक है, मेडिकल असिस्टेंस दी है, दवाइयों के लिए कुछ पैसा दिया है। तो कितना पैसा दिया है भारत ने नॉर्थ कोरिया को? नॉर्थ कोरिया को यह आपको बताना है कि कितना पैसा भारत ने दिया है नॉर्थ कोरिया को। नॉर्थ कोरिया को कितना पैसा दिया? देखिए, नॉर्थ कोरिया की यहां पे अगर मैं बात करूं, उत्तरी कोरिया, इसको हम डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी बोलते हैं, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है, क्योंकि दो कंट्रीज हैं, एक नॉर्थ कोरिया, एक साउथ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया को डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी बोला जाता है। हालांकि डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया या फिर नॉर्थ कोरिया के ऊपर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कुछ सैंक्शंस लगाए हुए हैं, ठीक है, इसके ऊपर कुछ बंदिशें लगी हुई हैं। ये बंदिशें किसने लगाई? दैट इज बाय द डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट। अब बात यहां पे क्या है कि यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनका काम करने का तरीका और इनका जो यहां के प्रेसिडेंट है, जो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट है, किम जोंग उन, इनका नाम क्या है? द प्रेसिडेंट ऑफ नॉर्थ कोरिया। प्रेसिडेंट बता रहा हूं मैं, नोट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है तो। यहां के प्रेसिडेंट, तो यहां के जो प्रेसिडेंट है इनका नाम है किम जोंग उन। तो किम जोंग उन का और डोनाल्ड ट्रंप का काम करने का तरीका ना काफी अलग है। तो क्या है कि इनके ऊपर ना सैंक्शन लगाए गए हैं यूएस की तरफ से, ठीक है, कि काफी सारी इनकी ट्रेड बैन है, ऐसे कुछ सैंक्शंस इसके ऊपर लगाए गए हैं। तो इसी ट्रेड बैन के चलते हुए भारत ने क्या किया? भारत ने उत्तरी कोरिया को $1 मिलियन दे दिया। तो भारत ने $1 मिलियन क्यों दिया? सबसे पहला पॉइंट तो हम ये समझेंगे, भारत ने $1 मिलियन क्यों दिया है। तो भारत ने $1 मिलियन दिया है डब्ल्यूएचओ के कहने पे। डब्ल्यूएचओ क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कहने पे इंडिया ने कितना पैसा दिया? $1 मिलियन। $1 मिलियन दिया है किसको? नॉर्थ कोरिया को। किसके कहने पे दिया है? किसके कहने पे दिया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कहने पे, डब्ल्यूएचओ के कहने पे ये पैसा दिया है, ठीक है, डब्ल्यूएचओ के कहने पे ये पैसा दिया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कहने पे यहां पर ये पैसा दिया गया। क्यों दिया गया? किस चीज के लिए दिया गया, उसकी बात भी करेंगे, किस चीज के लिए दिया गया। तो ये पैसा दिया गया एंटी ट्यूबरक्लोसिस एक्टिविटीज के लिए। तो इट मींस टीबी के लिए पैसा दिया है नॉर्थ कोरिया के अंदर, टीबी की रोकथाम के लिए, ट्यूबरक्लोसिस की रोकथाम के लिए यह पैसा दिया गया। किस लिए? ट्यूबरक्लोसिस के लिए। यह भी आपको पता होना चाहिए किसके लिए दिया गया है? ट्यूबरक्लोसिस के लिए दिया गया है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो, एनी डाउट। आपको अगर कोई भी डाउट है, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। जल्दी से पूछिए अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें से, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आंसर क्या था हमारा? $1 मिलियन। एंड ये पैसा किसके लिए दिया गया? ये पैसा दिया गया एंटी ट्यूबरक्लोसिस मेडिसिन के लिए, टीबी। अब टीबी की यहां पे बात करूं तो ट्यूबरक्लोसिस दैट इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है ये, ठीक है, हर साल दुनिया में लाखों लोग मरते हैं टीबी को लेकर। अब टीबी की बात करें तो टीबी डे होता है, टीबी डे होता है हमारे पास। टीबी डे कब होता है? 24 मार्च को, 24 मार्च को ऑर्गेनाइज करते हैं हम टीबी डे, ट्यूबरक्लोसिस डे। कब होता है? 24 मार्च को। उसके बाद इस बार 2020 में जो टीबी डे गया, इसका थीम क्या था? तो इस बार इसका थीम था इट्स टाइम। इट्स टाइम, यही टाइम है, यही टाइम है। किसका टाइम है? टीबी को खत्म करने का टाइम है, टीबी को खत्म करने का टाइम है। जी हां, बैक्टीरिया से होती है, बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है टीबी, ठीक है, वायरस से नहीं, बैक्टीरिया से होती है। उसके बाद ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं टीबी को कब तक खत्म किया जाना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो भारत का टारगेट क्या है? भारत कहता है इंडिया टू बिकेम टीबी फ्री बाय 2025, 2025। भारत को टीबी फ्री होना है 2025 तक। उसके बाद दुनिया भर में से टीबी को कब खत्म किया जाएगा? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं 2030। 2030। और मैं बात करूं डब्ल्यूएचओ क्या कहता है? डब्ल्यूएचओ क्या कहता है? डब्ल्यूएचओ कहता है कि 2030 तक टीबी की डेथ्स को काफी रिड्यूस किया जाएगा और 2035 तक इसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। क्लियर? तो पेपर में क्वेश्चन देखना है किसका पूछ रहा है, इंडिया का पूछ रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अकॉर्डिंगली पूछ रहा है, या फिर डब्ल्यूएचओ की डेडलाइन के अकॉर्डिंगली पूछ रहा है। ठीक है, तो दुनिया भर में से टीबी को कब खत्म किया जाएगा? 2030 और 2035 है। दैट डिपेंड्स ऑन वो किसके बिहाफ पे पूछ रहा है आपको। क्लियर हो गया? कोई डाउट टीबी को लेके आपको? कोई डाउट नॉर्थ कोरिया की असिस्टेंस को लेके आपको? कोई भी डाउट है यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। जल्दी से जल्दी पूछ लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर? जल्दी से जल्दी पूछ लीजिए, आपको अगर कोई डाउट है जल्दी बताइए। अगर कोई डाउट नहीं है नो डाउट लिख दो, जल्दी जल्दी बताना है, टाइम नहीं लगाना है। एंड एनर्जी हाई, हमेशा कहता हूं एनर्जी के साथ आया करो, एनर्जी के साथ, क्योंकि करंट अफेयर्स को रटना नहीं है, समझना है। समझो, समझ के चलो, समझ के चलेंगे तो अपने आप ग्रो करेंगे। ठीक है, अब आ रहा है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तो नॉर्थ कोरिया का ही क्वेश्चन है, नॉर्थ कोरिया का ही क्वेश्चन है, जल्दी से बताना है आपको। उत्तरी कोरिया की राजधानी क्या है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया मैंने। नॉर्थ कोरिया की राजधानी क्या है ये आपको बताना है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया मैंने। क्या प्योंगयांग है, सियोल है? क्लियर? जल्दी बताइए, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नॉर्थ कोरिया? तो क्या कैपिटल है? चलिए, कोई ए बोल रहा है, प्रिया जी ने ए बोला, हुसन बानो सी बोल रहे हैं, अरुण रॉय ने बी बोला। तो देखिए, उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया मैंने बताया दो देश है। ठीक है, उत्तरी कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग, प्योंगयांग, दैट इज द कैपिटल ऑफ नॉर्थ कोरिया। जिन्होंने सियोल बोला, जिन्होंने बोला ऑप्शन बी सियोल, सियोल इज द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया। ये साउथ कोरिया का शहर है, साउथ कोरिया की कैपिटल है, दैट इज द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया। क्लियर? एलजी, सैमसंग, एलजी कंपनी आपने सुना होगा, सैमसंग कंपनी के बारे में आपने सुना होगा, मोबाइल फोन्स आते हैं और भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट आते हैं, हुंडई कार्स। ठीक है, ये सारी की सारी साउथ कोरियन कंपनीज हैं, ये सारी की सारी साउथ कोरियन कंपनीज ही हैं। क्लियर हो गया? अब किसी को कोई भी डाउट? इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट है किम जोंग उन, किम जोंग उन। ठीक है, ये जोंग उन, किम आगे लगा लो। तो ये कौन है? प्रेसिडेंट है किसके? नॉर्थ कोरिया के। बढ़े आगे, चले आगे। कोई डाउट किसी को? कोई भी डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा पहला अरब देश बना है जिसने परमाणु ऊर्जा को लेके, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी के बेस के ऊपर पावर प्लांट लगाया है? जिस पावर प्लांट का नाम क्या है? बारका न्यूक्लियर पावर प्लांट। बारका न्यूक्लियर प्लांट लगाने वाला कौन सा पहला अरब देश बना है? किस अरब देश ने अपना पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया है? ये आपको बताना है, जल्दी से जल्दी आंसर करिए। ये रहे आपके ऑप्शन, दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, टर्की, इराक, ईरान। जल्दी बताइए, एज फास्ट एज यू कैन। तो वेरी गुड, वेरी गुड, सबके आंसर आ रहे हैं मुझे। तो किस देश ने लगाया बच्चों? दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। क्लियर? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसकी राजधानी है अबू धाबी, अबू धाबी। तो इसने क्या किया? इसने अपना पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया है जिसका नाम है बारका न्यूक्लियर प्लांट। अभी इसका यूनिट 1 स्टार्ट हुआ है, अभी ये पूरा चला नहीं है, अभी इसका यूनिट 1 ही स्टार्ट हुआ है। जब ये पूरा चलेगा तो बहुत अच्छे लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा। तो पहला अरब देश, पहला अरब देश। तो क्लियर? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई भी डाउट? चलिए नेक्स्ट, ये रहा अगला क्वेश्चन। भारत ने इनमें से किस देश को, भारत ने इनमें से किस देश को 18 मिलियन डॉलर दिए हैं? ठीक है, किसके लिए? फिशरीज डेवलपमेंट के लिए। फिशरीज डेवलपमेंट के लिए भारत ने इनमें से किस देश को 18 मिलियन डॉलर दिए? 18 मिलियन डॉलर।
18 मिलियन डॉलर किसने दिए, जल्दी बताइए। इनमें से किस देश को भारत ने दिए 18 मिलियन डॉलर, 18 मिलियन डॉलर? तो आंसर आ रहा है मेरे पास रंगेश कोरियन। जी हाँ रंगेश, दैट इज फॉर प्रीवियस वन, दैट इज फॉर अबू धाबी पावर प्लांट, कोरियन पार्टनरशिप, कोरियन कंपनी ने बेसिकली यहां पे प्रोडक्ट लगाया है। चलिए, भारत ने 18 मिलियन डॉलर दिए, इनमें से किस देश को दिए हैं फिशरीज डेवलपमेंट के लिए? दैट इज मालदीव्स। मालदीव को दिए भारत ने 18 मिलियन डॉलर्स, 18 मिलियन डॉलर किसके लिए? फिशरीज डेवलपमेंट के लिए। तो फिशरीज बिजनेस को डेवलप करने के लिए मालदीव्स के अंदर यहां पे 18 मिलियन डॉलर भारत ने दिया है। भारत इससे पहले मालदीव्स को आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट भी दे चुका है। क्लियर? भारत ने इससे पहले क्या दिया? भारत ने इससे पहले मालदीव्स को ही आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट दिए थे पिछले महीने, और अभी क्या दे दिया? फिशरीज डेवलपमेंट के लिए 18 मिलियन डॉलर दे दिए। तो क्लियर हुआ? कोई डाउट? चलिए, एक क्वेश्चन यहां पे मैं आपसे पूछना यह चाहता हूं, भारत के अंदर, इंडिया के अंदर जो हमारा फिशरीज सेक्टर है, ठीक है, जो हमारा फिशरीज सेक्टर है, वी आर ऑल्सो ग्रोइंग। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। हु इज द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर फॉर द फिशरीज एंड डेयरिंग? ये आपको बताना है, जल्दी बताइए। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हु इज द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फिशरिंग एंड डेयरिंग इन इंडिया? इंडिया में फिशरी के लिए, डेयरिंग के लिए हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर अलग है, डेयरिंग और फिशरी के लिए मिनिस्टर अलग हैं, तो आपको बताना है डेयरी फार्मिंग और फिशरीज के लिए हमारे जो मंत्री कौन है। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कीजिए, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं पेपर के अंदर। अरुण रॉय जी ने आंसर किया रमेश पोखरियाल। अरुण जी, आपका आंसर गलत है। रमेश पोखरियाल जी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्री, या फिर पहले की बात करूं तो मानव संसाधन विकास मंत्री, ठीक है। अब मानव संसाधन विकास मंत्री का नाम बदल के रख दिया गया है, शिक्षा मंत्री नई एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली। एजुकेशन पॉलिसी को लेकर भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं हम। चलिए, और कोई बताना चाहेगा? और कोई जल्दी से बताइए, जल्दी से। प्रताप चंद्र, गिरिराज सिंह, क्लियर? गिरिराज सिंह, तो गिरिराज सिंह हमारे मंत्री हैं, गिरिराज सिंह। इतिश शर्मा, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, भारत ने इनमें से किस देश को 10 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव्स इंजन दिए हैं? तो यहां पर रेलवे की बात आ जाती है। भारत ने 10 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव्स इंजन दिए हैं, इनमें से किस देश को दिए हैं? भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या फिर ईरान? इनमें से किस देश को भारत ने दिए हैं 10 लोकोमोटिव इंजन्स? 10 लोकोमोटिव इंजन भारत ने इनमें से किस देश को दिए हैं? जल्दी से बताना है आपको। कमरपाल, स्वैग, रंगेश जी ने आंसर कर दिया है, ये दोनों आंसर कर चुके हैं। बाकी लोग भी थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर करिए। आप जितना फास्ट करेंगे उतना ही जल्दी हम आगे बढ़ पाएंगे, उतना ज्यादा से ज्यादा हम कवर अप कर पाएंगे। तो ये कौन सा देश है? ये देश है दोस्तों बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को यहां पर 10 लोकोमोटिव इंजन भारत ने दिए हैं। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है शेख हसीना जी। तो बांग्लादेश में ढाका, इट इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, ढाका तक ये पहुंचाए गए भारत से ढाका तक इनको पहुंचा दिया गया है 10 लोकोमोटिव इंजन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, कौन सा देश, इनमें से कौन सा देश 87th कंट्री बना है जिसने इंटरनेशनल सोलर एलियंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को साइन किया है? द 87th कंट्री टू साइन द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर एलियंस, ये आपको बताना है। जल्दी से जल्दी आंसर करिए। इंटरनेशनल सोलर एलियंस, तो इंटरनेशनल सोलर एलियंस वो बॉडी है जो पूरी दुनिया में सोलर एनर्जी को प्रमोट करने का काम करती है। अब इंटरनेशनल सोलर एनर्जी को लेकर यहां पे क्वेश्चन क्यों पूछा गया? क्योंकि इंटरनेशनल सोलर एलियंस 2015 में बना था, मैं पहले भी बता चुका हूं अपनी प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में। एंड इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। गुरुग्राम
यह दुनिया की इकलौती इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर भारत के अंदर है। क्लियर? तो भारत ने कौन सा देश 87th कंट्री बना है जिसने यहां पे इंटरनेशनल सोलर एलायंस का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया है? तो यहां पे आंसर जो मेरे पास आए, बिल्कुल सही आंसर किया प्रिया राजपूत ने। क्लियर? प्रिया राजपूत, इतित शर्मा, इनका आंसर बिल्कुल सही है। द कंट्री इज निकारागुआ। निकारागुआ देश है। ठीक है, तो निकारागुआ ने बेसिकली 87th कंट्री बना है। अभी तक 87 कंट्रीज ही इसके मेंबर बन पाए हैं। 87 कंट्रीज ही अभी इसके मेंबर बने हैं। एंड विच कंट्री बिकेम द 87th कंट्री? ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि लेटेस्ट कंट्री कौन सा है जिसने साइन किया है। तो 87th कंट्री कौन सा है? निकारागुआ। अब क्वेश्चन निकारागुआ ना पूछा गया तो निकारागुआ की कैपिटल भी पूछी जा सकती है। तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ निकारागुआ? तो निकारागुआ की राजधानी है मानागुआ। निकारागुआ की राजधानी है मानागुआ। भारत सरकार ने यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर एक रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क भी बनाया है। यह फ्रेमवर्क क्या कहता है? यह फ्रेमवर्क कहता है कि जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर कंट्रीज हैं वो सारे के सारे मेंबर कंट्रीज इसको भी ज्वाइन करें, इंटरनेशनल सोलर एलायंस को भी ज्वाइन करें, ताकि दुनिया में हम ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ सके, ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर सके। तो उसी के चलते हुए यहां पे ये जरा से जरा कंट्रीज को ऐड ऑन किया जा रहा है। क्लियर? तो अब किसी को कोई डाउट इसके अंदर? तो 87th कंट्री कौन सा बना है? निकारागुआ। एनी डाउट गाइस? एनी डाउट? जोश, हाउ इज द जोश? लो हो जाता है आप लोगों का जोश एक आधे क्वेश्चन के बाद। जब एक आधे क्वेश्चन का आंसर गलत होता है ना तो डाउन नहीं होते, थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं कि नहीं अगला क्वेश्चन मेरा गलत नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन गलत नहीं होगा, उस मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि ऐसे ही पढ़ना है और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। चलिए, भारतीय जल सेना का, इंडियन नेवी का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट, द लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट ऑफ इंडियन नेवी, इसको इनमें से कौन से राज्य में लगाया गया है? इसको इनमें से किस राज्य में स्थापित किया गया है? आपको बताना है। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट। पहले हम सोलर एनर्जी की बात कर रहे थे, इंटरनेशनल सोलर एलायंस की बात की, तो अगला क्वेश्चन भी सोलर एनर्जी को लेके ही है। ठीक है, हमारे देश का एक टारगेट है जो मैंने पहले भी बताया, आपको हमेशा याद रखना है। हमें जनरेट करनी है 175 गीगावाट की रेन्यूएबल एनर्जी। कब तक जनरेट करनी है? 2022 तक। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, सारी क्लासेस अगर देखते हो तो आपको पता होगा कि कब बताया मैंने। उसके अलावा ये जो 175 गीगावाट है, इस 175 गीगावाट में कम से कम 100 गीगावाट सोलर ही चाहिए। कम से कम 100 गीगावाट क्या चाहिए? सोलर एनर्जी। तो इसी के चलते हुए क्या किया भारतीय जल सेना ने? एक सोलर पावर प्लांट लगाया है, अपना सबसे बड़ा सोलर प्लांट। तो इसको कहां लगाया गया? इसको लगाया गया एजीमाला में। ठीक है, एजीमाला में क्या है? इंडियन नेवल एकेडमी है, इंडियन नेवल एकेडमी। ठीक है, भारतीय जल सेना की एकेडमी है इंडियन नेवल एकेडमी। कहां पे? एजीमाला के अंदर। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने स्थापित किया था इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला में। और एजीमाला कहां पे है? केरला में। एजीमाला कहां पे है? केरला में। तो इंडियन नेवी ने अपना लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट किस राज्य में लगाया है? केरला के अंदर लगाया, केरला के अंदर। तो क्लियर हो गया? अब कोई डाउट किसी को? अब कोई डाउट? केरला इज द राइट आंसर। कोई डाउट है किसी को? नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए। भारतीय जल सेना की बात करूं तो हमारी इंडियन नेवी के जो चीफ है इनका नाम है करमबीर सिंह। इनका नाम क्या है? करमबीर सिंह। दूसरा, ये जो सोलर पावर प्लांट है, इस सोलर पावर प्लांट की कैपेसिटी क्या है? कितने मेगावाट या गीगावाट का ये प्लांट है? तो ये जो प्लांट है, ये जो एजीमाला में सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है, इसकी कैपेसिटी है 3 मेगावाट। 3 मेगावाट की कैपेसिटी है इसकी, 3 मेगावाट। क्लियर? कोई डाउट? एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। इनमें से कौन सा राज्य,
इनमें से कौन सा राज्य है जिसने 3 कैपिटल वाला बिल पास किया है? जल्दी बताइए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, तो हर किसी को आता होगा आई थिंक। इसको कोई गलत करे मुझे ऐसा लगता नहीं है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जिसने 3 कैपिटल वाला प्रस्ताव पास किया है? 3 कैपिटल्स इन द स्टेट, 3 कैपिटल, जल्दी बताइए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। तो ये भारत का ऐसा पहला राज्य बन रहा है जिसके अंदर 3 कैपिटल होने जा रही हैं, 3 राजधानियां, 3 कैपिटल्स। तो आंसर द क्वेश्चन फास्ट, 3 कैपिटल्स। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रिया राजपूत, रोहित पाल, रंगेश, हुसन बानो, हैरियट, क्लियर। तो ये राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश को डिवाइड करके इसमें से एक स्टेट निकला तेलंगाना। तेलंगाना, तो तेलंगाना जब बना, आंध्र प्रदेश की कैपिटल थी हैदराबाद, बट वो जो हैदराबाद था वो चला गया तेलंगाना के अंदर, वो चला गया तेलंगाना के अंदर। तो दोनों के लिए कॉमन कैपिटल वर्क करने लगी हैदराबाद। बट 2014 में आंध्र प्रदेश के अंदर सरकार थी तेलुगु देशम पार्टी की। तो तेलुगु देशम पार्टी ने क्या किया, आंध्र प्रदेश के लिए एक नई कैपिटल का अनाउंसमेंट कर दिया, एक प्लान सिटी, जिसका नाम था अमरावती। जिसका नाम था अमरावती, जिसका नाम था अमरावती। बट अब जो सरकार यहां पे आई है दैट इज ऑफ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, ठीक है। अभी यहां पे जो सरकार चल रही है वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की, तो इस वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, इसको बेसिकली क्या कर दिया, ये जो अमरावती है, देखियो स्टेट की जो कैपिटल होती है ना, स्टेट की कैपिटल्स को चेंज करने के लिए यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई हुई है, ठीक है। तो उस कमेटी की रिकमेंडेशंस पे ही कैपिटल्स के नाम चेंज होते हैं या कैपिटल्स चेंज होती हैं। तो 2014 में तेलुगु देशम पार्टी ने नई कैपिटल डिक्लेयर करी, तो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने यहां पे एलिगेशंस ये लगाए कि ये जो अमरावती कैपिटल डिक्लेयर किया गया है ये उस कमेटी की रिकमेंडेशन के बिना ही कर दिया गया, ठीक है। इसको कैपिटल बना दिया गया बट विदाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट कमेटी। तो यहां पे इसको गलत ठहराते हुए इस वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने डिक्लेयर कर दिया कि हम तो यहां पे 3 कैपिटल बनाने वाले हैं। कौन कौन सी 3 कैपिटल? कौन कौन सी 3 कैपिटल? विशाखापट्टनम, कुर्नूल और अमरावती। विशाखापट्टनम, कुर्नूल और अमरावती। तो जानते हैं इन 3 कैपिटल्स को फर्दर, क्लियर। तो यहां पे 3 कैपिटल्स है, 3 कैपिटल। अब पहली कैपिटल क्या है? विशाखापट्टनम। अब विशाखापट्टनम में क्या बनेगा? सीएम का ऑफिस या गवर्नर का ऑफिस, तो दैट इज एग्जीक्यूटिव कैपिटल। ये क्या है? एग्जीक्यूटिव कैपिटल, यह है एग्जीक्यूटिव राजधानी विशाखापट्टनम। तीनों कौन कौन सी आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो नोट करते जाओ, लिख लो, कॉपी पेन साथ में खोल दिया करो, ठीक है। उसके बाद अमरावती। अब अमरावती में क्या होने वाली है? असेंबली प्रोसीडिंग्स, मतलब ये क्या है? लेजिस्लेटिव कैपिटल, क्लियर। ये क्या है? लेजिस्लेटिव कैपिटल, लेजिस्लेटिव कैपिटल। इसके बाद हाई कोर्ट। आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है ये कहां बनने वाला है? कुर्नूल के अंदर। तो इट मींस कुर्नूल इज अ जुडिशियल कैपिटल। कुर्नूल क्या है? जुडिशियल कैपिटल। तो 3 राजधानी है, एग्जीक्यूटिव कैपिटल, लेजिस्लेटिव कैपिटल और जुडिशियल कैपिटल। देखिए आंध्र प्रदेश में जो हाई कोर्ट है ये भारत का 25वां हाई कोर्ट है, दैट इज 25 हाई कोर्ट्स अभी बनाया जा रहा है। इससे पहले भारत में 24 हाई कोर्ट थे। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए कॉमन हाई कोर्ट ही काम करता था, जो कि हैदराबाद हाई कोर्ट था। तो बट पिछले साल यहां पे अप्रूवल दे दिया गया कि आंध्र प्रदेश के लिए अलग से हाई कोर्ट बनाया जाएगा। तो आंध्र प्रदेश के अंदर हाई कोर्ट अलग से बनाया जा रहा है, वो है भारत का 25वां हाई कोर्ट। तो एक क्वेश्चन यहां से आपको और क्लियर हो जाता है कि भारत में कितने हाई कोर्ट हैं। भारत के अंदर कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान में रखना। एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं दे रहा हूं यहां पे, बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में, मुझे जल्दी से आंसर करिए कमेंट सेक्शन में इसका, कि हाई कोर्ट के जजेस का रिटायरमेंट एज कितना होता है? जल्दी जल्दी आंसर कर दो। हाई कोर्ट के जजेस का रिटायरमेंट एज कितना होता है? जल्दी से जल्दी बता दो। द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस। पॉलिटी का क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, करंट अफेयर में पढ़ रहे हैं। देखा कहां से रिलेशन बनता है? तो करंट अफेयर को ऐसे रिलेशन बना के पढ़ना होता है, क्योंकि पढ़ना नहीं है, समझना है। समझोगे तो याद रहेगा, पढ़ोगे रीड आउट करोगे तो रट्टाबाजी होती है, वो शाम तक भूल जाओगे। तो वेरी गुड, वेरी गुड। तो हाई कोर्ट के जजेस का रिटायरमेंट एज होता है 62 और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का होता है 65। क्लियर? 62 और 65। चलिए
क्लियर हुआ? आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है इनका नाम है वाईएस जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर है बिस्वाभूषण हरिचंदन। बिस्वाभूषण हरिचंदन, बिस्वाभूषण हरिचंदन। क्लियर हो गया? अब कोई डाउट? अब कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है नई शिक्षा नीति की। तो देखिए यहां पे क्वेश्चन आया नई शिक्षा नीति को लेके। अब नई शिक्षा नीति क्या है? नई शिक्षा नीति को लेके यहां पे अगर मैं बात करना चाहूं, 1986 में राजीव गांधी जी ने शिक्षा पॉलिसी बनाई थी। 1991-2 में पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, तो उन्होंने इस पॉलिसी में कुछ चेंजेस कर दिए, बट उसके बाद अब तक इस पॉलिसी में कभी कोई चेंज नहीं हुआ। 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुए, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, तो चुनाव के टाइम पे ही मोदी सरकार ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में डाला था क्या? हम नई शिक्षा नीति लेके आएंगे, हम शिक्षा नीति में बदलाव करेंगे। तो उसी शिक्षा नीति के बदलाव को अभी पास करते हुए यहां पे इस शिक्षा पॉलिसी के अंदर 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला डिक्लेयर किया गया। 3 लैंग्वेजेस, ठीक है, 3 लैंग्वेजेस। तो ये जो 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला है, एक राज्य ने रिजेक्ट कर दिया, एक राज्य ने रिजेक्ट कर दिया। तो ये कौन सा राज्य है? ये कौन सा राज्य है जिसने इसको रिजेक्ट किया? तो वेरी गुड, द स्टेट इज तमिलनाडु। तमिलनाडु की सरकार ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। देखिए अगर मैं बात करूं 50 साल पुरानी या बात करूं आज की, तो पिछले 50-60 सालों से ही तमिलनाडु हमेशा इस चीज के अगेंस्ट रहा है। क्या? तमिलनाडु में लोग हिंदी ज्यादा नहीं बोलते। क्लियर? तमिलनाडु में लोग हिंदी नहीं बोलते, ठीक है, तमिलनाडु में हिंदी नहीं बोली जाती। तो 3 भाषाओं वाला जो एजेंडा था ये यहां पे इन्होंने खारिज कर दिया है कि हम नहीं इंप्लीमेंट करेंगे। तो केंद्र सरकार ने बोला कि स्टेट अपने लेवल पे इंडिपेंडेंट है, कि स्टेट अपनी 2 लैंग्वेज पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। नई शिक्षा पॉलिसी में यहां पे पूरी डिटेल में नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अगर आपने मेरा नई शिक्षा पॉलिसी वाला लेक्चर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, इस क्लास के बाद आप उसको देख सकते हो। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, नई शिक्षा नीति को लेकर भी मैंने एक लेक्चर लिया हुआ है, नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक, आप इस क्लास के बाद देख सकते हो। बट उसमें सारा थ्योरेटिकल पार्ट है, उसको लेके कुछ 4-5 क्वेश्चन हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं नई शिक्षा पॉलिसी के क्वेश्चंस के ऊपर। अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो बाद में वो वीडियो देख लेना। चलिए बढ़ते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। हमारा शिक्षा पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। देखिए जैसे मैंने बताया कि 2014 में मोदी सरकार जब बनी, तो मोदी सरकार ने अपने इलेक्शन से पहले ही बोला था कि हम नई शिक्षा नीति लेके आएंगे। तो उस नई शिक्षा नीति को लेके आने के लिए 2015 में मोदी सरकार ने कमेटी बनाई। वो कमेटी किस लिए बनाई? 2015 में कमेटी बनाई कि नई शिक्षा पॉलिसी को किस तरह से चेंज किया जा सकता है, क्या उसमें बदलाव लेके आया जा सकता है, ठीक है, उसके लिए इवैल्यूएशन। और मई 2016 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। मई 2016 में ये जो कमेटी 2015 में मोदी सरकार ने बनाई थी, इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। तो आपको यह बताना है ये जो कमेटी 2015 में बनाई गई और जिसने अपनी रिपोर्ट मई 2016 में सबमिट करी, इस कमेटी के चेयरमैन कौन है? इस कमेटी के चेयरमैन कौन है ये आपको बताना है। इस कमेटी के चेयरमैन बताने हैं आपको। तो इस कमेटी के चेयरमैन कौन थे ये आपको जल्दी से बताना है, फास्ट। चलिए बढ़ते आंसर की तरफ। तो इस कमेटी के जो चेयरमैन थे इनका नाम था श्री TSR सुब्रमण्यन। श्री TSR सुब्रमण्यन, लेट श्री बोल सकते हैं इनको, क्योंकि अब ये दुनिया में नहीं रहे, अब इनका स्वर्गवास हो गया है। ये थे भारत के फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी, ये कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके हैं TSR सुब्रमण्यन जी, फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी। अब ये दुनिया में नहीं रहे, अब ये दुनिया में नहीं रहे। तो इनकी अध्यक्षता में 2015 में कमेटी बनाई थी और 2016 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह रहा अगला क्वेश्चन। देखिए 2016 में TSR सुब्रमण्यम कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, उस रिपोर्ट के बाद 2017 में हमारा जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है या फिर शिक्षा मंत्रालय है, इसने क्या किया, इसने फिर से कमेटी बनाई नई एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस लाने के लिए, उसका ड्राफ्ट प्रिपेयर करने के लिए, उसका ड्राफ्ट, उसकी ड्राफ्टिंग को बनाने के लिए यहां पे
2017 में, जून 2017 में फिर से एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी ने अभी 2019 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। तो इस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? इस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? इस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? अब बताइए। जल्दी जल्दी आंसर करो गाइस। अभी शिक्षा मंत्रालय बोलते हैं इसको, एचआरडी मिनिस्टर का नाम, एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदल दिया गया है। पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय बोलते थे इसको, अब शिक्षा मंत्रालय ही बोला जाएगा। अब जो हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, जो हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री थे, अब वो शिक्षा मंत्री ही कहलाएंगे। तो प्रीवियस वाले क्वेश्चन का आंसर हमने क्या देखा था? टीएसआर सुब्रमण्यम। बट जून 2017 में एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जो कमेटी बनाई थी नई एजुकेशन पॉलिसी को ड्राफ्ट करने के लिए, और जिस कमेटी ने अभी 2019 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, उस कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। तो इनकी अध्यक्षता में कमेटी थी जिन्होंने 2019 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है। तो दोनों क्वेश्चन अलग थे, कंफ्यूजन था ना, आप लोग उसका आंसर कर रहे थे के कस्तूरीरंगन। तो दो कमेटियां थी, दोनों डिफरेंट थी। तो अब शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि दो कमेटियां दोनों डिफरेंट थी। अब किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से चैट बॉक्स में पूछ लो, अगर अब भी कोई डाउट है तो। चलिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। नई शिक्षा पॉलिसी के अकॉर्डिंगली ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना रहना चाहिए हायर एजुकेशन सेक्टर में? हायर एजुकेशन सेक्टर में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना रहना चाहिए? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना रहना चाहिए हायर एजुकेशन सेक्टर में? तो जल्दी से बताइए, क्या 25%, 30%, 40% या 50%? जल्दी से ये बता दो। एंड देखो, अगर क्लास अच्छी लग रही है ना तो अपने आप शेयर कर दिया करो यार, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हर क्लास में मुझे बोलना पड़े तो ये मैंडेटरी नहीं है। अपने आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ क्लास को शेयर कर दिया करो, क्लास को लाइक कर दिया करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिया करो। अगर सब्सक्राइब किया हुआ है, बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन क्लिक कर दो, ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है? तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी बनती है। अगर हम आपके लिए इतना हार्डवर्क कर रहे हैं तो आप हमारे लिए इतना तो कर सकते हो। चलिए, तो आंसर आ रहा है मेरे पास। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में हमें कितना लेके जाना है? कितना लेके जाना है? 50%, 50%। कब तक? 2035 तक। 2035 तक हमें इसको लेके जाना है 50%, 50%। अभी यह 26-27% के आसपास है, ठीक है? हमें 50% तक लेके जाना है 2035 तक हायर एजुकेशन के अंदर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। क्लियर हुआ? 2035 तक 50%। यह हायर एजुकेशन की बात हुई है, उच्च शिक्षा, ठीक है? उच्च शिक्षा। अगर मैं स्कूल एजुकेशन की बात करूं तो स्कूल एजुकेशन में तो 100% टारगेट है मेरा कि स्कूल एजुकेशन तो हर किसी को मिलनी चाहिए। स्कूल एजुकेशन तो 100% है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़े, कोई डाउट? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। नई शिक्षा पॉलिसी के अकॉर्डिंगली जो अध्यापक है वो स्टूडेंट को उसकी मदर टंग, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज या मदर लैंग्वेज में ही पढ़ाएगा, क्षेत्रीय भाषा में ही पढ़ाएगा। कब तक? मातृभाषा में पढ़ाएगा। कौन सी कक्षा तक? कौन सी कक्षा तक? कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है? नई शिक्षा नीति कहती है कि एक विद्यार्थी को कौन सी कक्षा तक उसकी मातृभाषा में ही पढ़ाया जाए, ठीक है? उसके बाद यहां पे अदर लैंग्वेजेस भी वो सीख सकता है, और सीनियर सेकेंडरी क्लासेस में वो इंटरनेशनल लैंग्वेजेस भी सीख सकता है। द राइट आंसर इज ग्रेड 5। 5वीं कक्षा तक मैंडेटरी होना चाहिए क्या? मातृभाषा या फिर मदर टंग में पढ़ाना, रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाना, यह 5वीं कक्षा तक मैंडेटरी है। क्लियर हो गया? कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है
इनमें से किस वर्ष तक यहां पे क्या होना चाहिए, 4 साल का जो डिग्री जो शिक्षक हैं, जो टीचर्स हैं, स्कूल टीचर्स, तो स्कूल टीचर्स के लिए क्या मैंडेटरी हो जाना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी, 4 साल का इंटीग्रेटेड बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री। देखिए बीएड का फुल फॉर्म क्या होता है, बीएड एक शिक्षक के लिए, एक स्कूल टीचर के लिए मैंडेटरी क्वालिफिकेशन होता है, तो बैचलर ऑफ एजुकेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अभी बेसिकली ग्रेजुएशन के बाद अलग से करना पड़ता है बीएड, दैट डिपेंड्स ऑन स्टेट टू स्टेट, कहीं पे 2 साल की है, कहीं पे 3 साल की है, तो बीएड यहाँ पे की जाती है। तो यहाँ पे क्या कर दिया कि 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स, ग्रेजुएशन प्लस बीएड, यहाँ पे 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स ये मैंडेटरी कर दिया गया है। तो कौन से ईयर से ये एप्लीकेबल होगा, कौन से ईयर से ये एप्लीकेबल होगा, कौन से ईयर से, क्लियर, जल्दी बताइए कौन से ईयर से। तो कौन से ईयर से ये होने वाला है, 2030 से। 2030 से जो टीचर्स हैं, ठीक है, उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन रहने वाली है क्या, 4 साल का इंटीग्रेटेड बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री, 4 साल का इंटीग्रेटेड बैचलर ऑफ डिग्री एजुकेशन। तो आई थिंक सबने गलत आंसर किया यहां पे, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैरियट वाल एनी लेट, जी हाँ हैरी जी एनी लेट ही है, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ही इदा ਦਾ है, हौली हौली सिस्टम ਨੂੰ चेंज होंदे टाइम तो लगता ही है, सिस्टम को चेंज होने में धीरे धीरे टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक किताब है द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ड। इस किताब के लेखक बताने हैं आपको। ये किताब अभी लॉन्च होने वाली है, अभी लॉन्च नहीं हुई, अभी ये किताब लॉन्च होने वाली है, तो आपको बताना है इस किताब के लेखक। द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ड। चलिए आपको बताना है इस किताब के लेखक, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। तो अफसोस की बात यह है कि सभी के आंसर गलत है। द बुक रिटन बाय श्री एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर। तो यह किताब लिखी है सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने, भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर, हमारे विदेश मंत्री ने यह किताब लिखी है। यह किताब अभी लॉन्च नहीं हुई है, यह किताब अभी लॉन्च होने वाली है। द राइट आंसर इज, इतित शर्मा ने बिल्कुल सही आंसर किया है, वेरी गुड। सुब्रमण्यम जयशंकर, इनको पिछले वर्ष पद्मश्री से भी नवाजा गया था, ठीक है। ये जो सुब्रमण्यम जयशंकर जी हैं, इनको पिछले वर्ष पद्मश्री से नवाजा गया था। पहले ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी थे, अब ये खुद ही मंत्री है, राज्यसभा के सांसद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जम्मू एंड कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने, जम्मू एंड कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर, जल्दी से बताइए। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। तो उनके रेजिग्नेशन के बाद यहां पे देखिए यूटी ऑफ, बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर आर्टिकल 370 के बाद अब बन चुका है यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी के अभी दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। क्यों, पहले कौन थे, पहले थे जीसी मुर्मू। तो जीसी मुर्मू ने रेजिग्नेशन दे दिया, इन्होंने रिजाइन किया, दैट इज गिरीश चंद्र मुर्मू, इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। तो इनके रेजिग्नेशन के बाद यहां पे अपॉइंट किया गया किसको, बीजेपी के फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर मनोज सिन्हा। तो मनोज सिन्हा बने हैं क्या, द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज मनोज सिन्हा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नेशनल हैंडलूम डे कब होता है, नेशनल हैंडलूम डे कब होता है, आपको बताना है नेशनल हैंडलूम डे कब होता है, ठीक है। नेशनल हैंडलूम डे की अगर मैं बात करूं, स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट के चलते हुए इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, स्वदेशी मूवमेंट के कारण, स्वदेशी मूवमेंट के कारण इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो हैंडलूम डे कब ऑर्गेनाइज किया जाता है, हैंडलूम डे। तो हैंडलूम डे कब होता है बच्चों, हैंडलूम डे होता है 7 अगस्त को,
7 अगस्त को हैंडलूम डे हम ऑर्गेनाइज करते हैं भारत के अंदर, 7 अगस्त। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट का स्टार्ट हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट चलाई गई थी। उसी स्वदेशी मूवमेंट के चलते हुए यहाँ पर हैंडलूम डे को ऑर्गेनाइज किया जाता है। इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट ऑफ हैंडलूम। चलिए नेक्स्ट, भारत के नए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। भारत के नए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनमें से कौन बना है भारत का नया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल? कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। देखिए कैग की बात करूं तो यहां पे मैं बता देता हूं, भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 148 टू 151 दैट वर्क फॉर कैग। आर्टिकल 148 से लेके 151 तक। 151 किसके लिए है? ये आर्टिकल्स है कैग के लिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के लिए। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, कौन नियुक्त करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, तो कौन बने यहां पे? जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। किसको रिप्लेस किया, किसकी जगह पे बैठे हैं? इसकी जगह पे राजीव महर्षि। तो राजीव महर्षि भारत के कैग थे, तो इनका टर्म खत्म हो गया है, तो इनकी जगह पे बैठे हैं जीसी मुर्मू, जीसी मुर्मू। क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को? कोई भी डाउट? चलिए, तो कलरफुल ब्लॉसम, राजीव महर्षि अब रिटायर हो चुके हैं, जीसी मुर्मू बने हैं। ठीक है, राजीव महर्षि अब रिटायर हो गए। तो किसी को कोई डाउट? किसी को कोई भी डाउट? तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का सेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हमने डिस्कस किया है। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो चैट बॉक्स के अंदर। एंड प्लीज क्लास को शेयर कर दिया करो यार अपने दोस्तों के साथ। एंड वीडियो के ऊपर कमेंट्स किया करो, हमें अपना फीडबैक दिया करो, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, आपको जो भी लगता है। ठीक है, अपने राइटफुल व्यूज दिया करो। आपको सही लगता है, आपको गलत लगता है, आपका कोई सजेशन है हमारे लिए, सब चीजें नीचे दे दिया करो कमेंट बॉक्स में। चैट बॉक्स में नहीं, क्लास के बाद दे दिया करो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जो भी आपका फीडबैक हो, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता सिर्फ पॉजिटिव दो, नेगेटिव है तो भी दे दो, नेगेटिव है तो भी दे दो। सच्चाई के साथ चलो। अगर हम आपके लिए कुछ कर पा रहे हैं तो हमें बताओ, अगर आप कुछ और चाहते हैं तो हमें बताओ। चलिए, इट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you so much. Have a nice day. Stay safe. Stay home. Jai Hind.